हमको लगता है कि कोई बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग हमारे रहे होंगे, लेकिन उनकी उम्र 48 साल, बस 48 साल थी। मैंने हम में से ज्यादातर लोग 48 से बहुत ऊपर के ही हैं। कुछ लोग होंगे जो 48 से कम के होंगे। मैं भी 48 से 4 साल बड़ा हूं। और उम्रों की कोई वो नहीं होती है। 80 साल भी लोग जीते हैं, 90 साल जीते हैं, कोई 32 साल जीता है, कोई 23 साल जीता है, कोई 32। बाबा साहब भी 60 पूरा नहीं कर पाए थे। तो 48 साल में कोई आदमी, कोई राजा ऐसा काम कर सकता है जो सही में अभी भी हम आजादी के 72 साल 75 साल तक में नहीं कर पाए। मैं ज्यादा इस विषय पर, मूल विषय पर आने से पहले एक बात को कहना चाहता हूं। बहुत अच्छा है कि जैसे हम जब लोकतांत्रिक महासंघ के पहले आयोजन में आए थे तो महिलाओं की उपस्थिति और महिलाओं की मंच पर उपस्थिति, हिस्सेदारी लेके थोड़ा मेरा स्वर तीखा था। क्या बात कर रहे हैं फूले साहब का, पेरियार साहब का, बाबा साहब का। वो तो आजीवन बराबर ही महिलाओं और दोनों लड़ाइयाँ एक साथ लड़ते रहे, और महिलाओं के सवाल को किनारे लगा के, उनको किनारे लगा के कौन सी समता उमता की बात है। लेकिन अब लगातार उपस्थिति बढ़ रही है, और चंडीगढ़ में भी मैंने देखा मंच पे भी बहुत सारे, और बहुत अच्छा बोल रही थी लोग, और यहाँ भी आज महिला साथी हैं। तो एक बात छोटी सी केवल साहू जी के ज्यादा न जाने की, कि बाबा साहू जी महाराज ने महिलाओं के मामले में जो परिवर्तन किया, वो वही प्रस्ताव हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने भारतीय संविधान सभा में रखा और संसद में रखा, लेकिन वो पास नहीं होने दिया गया। और जो जो परिवर्तन महिलाओं के बारे में साहू जी ने किया था, वो 91 में आके और 76 में आकर के कानूनन वो लागू हुआ है। भारत सरकार, भारत देश ही स्वीकार कर पाया। जैसे संपत्ति में लड़के और लड़की की, सब दोनों की बराबर की हिस्सेदारी हुई। यह भी कानून पूरी तरह से अभी भी ठीक से नहीं बन पाया है। जैसे पिता की अगर पैतृक संपत्ति है तो चाहे तो बेटी को न दे, अभी ये कानून है। पिता ने जो अपने अर्जित किया है, पहले की है तो देना पड़ेगा। लेकिन इसी तरीके से कि कोई भी लड़की जो बालिग है, लड़का बालिग है, चाहे वो हिंदू से मुसलमान ब्याह करे, चाहे मुसलमान से करे, चाहे ईसाई से करे, चाहे दलित से करे, चाहे ब्राह्मण से करे, ये अंतर जाति, अंतर धार्मिक विवाह करना किसी भी बालिग लड़के लड़की का अधिकार है। हिंदू स्त्री तलाक नहीं पा सकती थी, तलाक पाने का उसका पूरा अधिकार है। मैं इसके विस्तार में न जाऊं। मतलब उन्होंने वो किया जो बाबा साहब हिंदू कोड बिल में करना चाहते थे, लेकिन उससे पास नहीं होने दिया गया, और जिसके चलते बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। कि अगर ये देश ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, तो जो हमने संविधान में लिखा था कि बराबर हैं, और जब उसके लिए कानून बनाया जा रहा है तो आप लोग साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये देश, ऐसे मंत्रिमंडल में ऐसी जगह मुझे रहने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी और बात, कि क्रिमिनल ट्राइब्स, मैंने अपराधी जातियां अंग्रेजों ने ठहरा दिया था, उनके हालात दलितों से, आदिवासियों से भी बदतर थे। भारतीय संविधान ने और कानून ने बहुत बाद में जाकर के एक एक करके सबको मुक्त किया है उससे। साहू जी महाराज ने कानून बनाया, मुक्त किया, लेकिन साहू जी महाराज की ये बात नहीं है खूबी कि वो कानून बनाए। कानून बहुत लोग बना लेते हैं, बात भी बहुत लोग कर लेते हैं। फिर क्या किया, उन्हीं में से 3 लोगों को अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। मतलब जिनको तुम क्रिमिनल ट्राइब कह रहे हो, वो मेरे अंगरक्षक हैं। मतलब तुम्हारे दिमाग में है कि क्रिमिनल है, ये मेरे साथ है, देखो कैसे लोग हैं। उदाहरण से देखो, वो चाय वाला जो सर कह रहे थे कि चाय, तो चाय कोई कैसे पीना आएगा जब हम नहीं पीने जाएंगे। मेरे साहू जी महाराज ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसका उदाहरण स्वयं उन्होंने प्रस्तुत न किया।
अपने आचरण से उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। और इस मामले में मैं इस विषय पर ज्यादा न समझ लूं, लेकिन एक बात कि फूले साहब के पास एक समस्या थी। फूले साहब ये सब काम करना चाहते थे, लेकिन वो राजा नहीं थे। इसके लिए उनको अंग्रेजों के पास जाना था, और अंग्रेजों से कोई कानून पास भी करा लेते थे तो तिलक जैसे लोग उसको बदलवा देते थे। जैसे फूले साहब ने एक कानून पास करा लिया था, थोड़ा लगान कम करने का, कर्ज कम कराने का, तिलक ने आंदोलन करा के उसको बदल दिया। कुछ महिलाओं के कानून में भी हुआ। लेकिन चूंकि फूले जो जो करना चाहते थे, और मैं तो कहूं कि बाबा साहब ने जो जो किया, उस छोटे से राज में साहू जी महाराज ने कर डाला। जैसे दलित अस्पताल में नहीं जा सकता था, तो फूले साहब ने आदेश जारी किया 1917 में ही कि ये पूरा अस्पताल दलितों के लिए पूरी तरह खुला हुआ है। फिर उन्हें लगा कि ये तो खुला हुआ तो है, कानून बना हुआ है, लेकिन जा तो नहीं पा रहा है, ये जाने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर शिकायत आ गई कि दलितों को जाने से किसी ने रोका है तो उसको बर्खास्त तुरंत कर दिया जाएगा। तो ये अब उस विषय में नहीं जाता कि हमारे जो नायक हुए ना, मैं बराबर लोग कहते हैं आप बहुजन नायक, बहुजन नायक। हमारे लोग जो बहुजन नायक रहे ना, बहुत बड़े लोग रहे हैं। और जब मैं कहता हूं बड़े लोग रहे हैं, मतलब ना कोई अन्याय नहीं। जैसे गांधी जी इतने बड़े नायक रहे, मैं कोई आलोचना की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो ये मान नहीं पाए अंतिम समय तक औरत पुरुष बराबर है, ये नहीं मान पाए, ये वो दिल से मान नहीं पाए। और हमारे नायक जब शुरू ही करते हैं तो मान जाते हैं। बाबा साहब ने 23 में ही एक ऐसे लिखा है, तो उसमें 1/3 महिलाओं के बारे में लिखा है, और वो पहला कुछ बोलते हैं, खोलते हैं तो मानते सबको न्याय मिलना चाहिए। नहीं ब्राह्मण के साथ अन्याय होना चाहिए, दलित के, अरे ठाकुर के, नहीं, किसी के साथ नहीं। हमारे जितने नायक हुए हैं, किसी पर कोई आरोप ये नहीं लगा सकता है कि इन्होंने इस अन्याय का समर्थन किया है। तो ऐसे महान साहू जी बारे में क्या कहा, केवल प्लेग पड़ा था, स्पेनिश फ्लू आया था, सबको मालूम होगा स्पेनिश फ्लू, बहुत भारी संख्या में पूरे देश में लोग मरे। शाहजहां ने ऐसा किया कि एक आदमी की जान गई थी गलती से, 2 बार अकाल पड़े, पूरे देश में लोग अकाल में भूखों मर रहे हैं। एक आदमी का रिकॉर्ड नहीं है कि अकाल से साहू जी के राज में मरा। और अन्य कामों की बात, ऐसे बड़े व्यक्ति, और जो लोकतांत्रिक हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब जो चाय की दुकान खुलवाया, गंगाराम तो बैठ रहे हैं, विमुक्त हो जाते हैं, क्राइम ठहरा है तो साथ उसके बैठे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के लोगों के आज अवसर पर बैठे हैं। आप लोगों को बहुत सारी के जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं मुख्य विषय पर आता हूं। एक तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा लोकतंत्र को और क्यों विदेश जाएं, दूसरे जगह जाएं, बाबा साहब से इस बात को समझ लेते हैं। लोकतंत्र को बाबा साहब ऐसे मानते थे जैसे कि हम प्राणवायु है, यानी कोई भी संगठन, कोई देश, कोई समाज, कोई संस्था, यहां तक अच्छा परिवार, जैसे अगर हम हवा ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो अगर हम ऑक्सीजन लेना बंद कर दें तो कोई 2 मिनट जिंदा रहेगा, कोई 5 मिनट जिंदा रहेगा, कोई 15 मिनट जिंदा रहेगा, लेकिन एक समय बाद वो मर जाएगा। तो बाबा साहब ने पूरी दुनिया के विश्लेषणों में यह बताया है कि देश मर जाते हैं, संगठन मर जाते हैं, दुनिया मर जाती है अगर उसमें ये ऑक्सीजन ना आए, और ये ऑक्सीजन लोकतंत्र, क्योंकि यही चलाता है। जैसे अब इसको उन्होंने बुद्ध से कैसे पकड़ा, बुद्ध बज्जी संघ जो एक था, तो ये हुआ कि बज्जियों पर मगध एक बड़ा राज बन गया था, तो ये हुआ बज्जियों को क्या मगध जीत लेगा, वो जीत लेंगे, छाकू जीत लेंगे। तो बुद्ध पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ 4 बात बज्जी कर रहे हैं क्या। तो उसमें पहली बात यह है कि क्या वो मिलजुल के सारे निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि गणतंत्रों में प्रणाली थी।
अभी वो लोग सारे लोग मिलजुल के आपस में बैठक करके और सहमति से निर्णय ले रहे हैं क्या? तो उसका उत्तर मिला हाँ। तो बोले लिए गए निर्णय को सब लोग मान के लागू कर रहे हैं क्योंकि सबका निर्णय है ना वो। तो बोले हाँ। तो बोले अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता और अपने लोगों का प्यार सम्मान कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं? तो बोले हाँ। तो बोले बच्चों को अभी कोई हरा नहीं पाया। बाबा साहब ने एक बौद्ध के बारे में, जैसे उन्होंने कहा है कि बौद्ध धर्म में क्यों स्वीकार किया, तो उसमें दो इतनी बड़ी शर्त लग देते हैं कि वो लोकतांत्रिक धर्म था, वो लोकतांत्रिक था। जैसे बाबा साहब वर्णन करते हैं कि कोई शिला नहीं मिली है, जो उस समय जांच पड़ताल हुई थी, जो आया था कि संघ के किसी भिक्षु को बैठने के लिए, समानता भी है, लोकतंत्र भी है, किसी की शिला ऊंची नहीं मिली है। मतलब चाहे बुद्ध हो चाहे कोई दूसरा भिक्षु हो, वो समान शिला पर ही बैठेगा, ऊंचा शिला उसका नहीं है। लेकिन इसके दूसरे के तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो ये है कि बिना वोटिंग के भिक्षु संघ में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। भिक्षु संघ में बुद्ध के रहते, बुद्ध ने बाद में भी नियम चलाया, कोई व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले सकता है। जो सामूहिक निर्णय होगा उसी के आधार पर जो नियम बनेंगे सबको उसका पालन करना पड़ेगा। और ये कितना सख्त था कि अगर कोरम नहीं पूरा हुआ है तो निर्णय माना नहीं जाएगा। इस यहां तक सख्त था कि अगर कोई निर्णय ले लिया गया और कोई भिक्षु सदस्य पता चल गया कि सूचना प्रॉपर तरीके से न मिलने के चलते वो नहीं आया है, तो वो निर्णय स्थगित कर दिया जाएगा और उसकी राय सुनी जाएगी, तब जाकर के वो लागू होगा। और इसका इतना कड़ा नियम बुद्ध स्वयं, क्योंकि बुद्ध, एक बात और, हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों के बहुत, हमारे मन में भी रहा है, हम लोग सोचते हैं ना कि सब लोग अपना अपना नायक को बढ़ाते हैं, मतलब वो लोग सोचते हैं हम लोग भी अपना नायक को बढ़ा रहे हैं, मतलब झूठा फुर जोड़ रहे हैं, मतलब बात तो सही है नहीं, हम कह रहे हैं बड़े महान थे, बड़े महान, नहीं 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 नहीं, हमारे नायक सच्चे में वैसे ही जैसे बुद्ध, जैसे बाबा साहब क्यों मानते हैं, उनको लोकतंत्र के लिए मानते हैं। उनकी माँ उनको गुलबंद देने आई प्यार से, तो उन्होंने कहा कि भिक्षु संघ का नियम है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी उपहार व्यक्तिगत तौर पर कोई भिक्षु स्वीकार नहीं कर सकता है। आप इसे भिक्षु संघ को दें और जो जिसकी जरूरत होगी वो इसका इस्तेमाल करेगा। सारे अनुनय विनय के बाद यूं ही इतना महान कार्य 600-700 वर्षों तक पूरे देश को इतना सुंदर बना देना, पूरी दुनिया में इसको फैला देना, फिर दुनिया की सुंदरता में इतना बड़ा योगदान कर देना, ऐसे थोड़ी हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि कुछ बतिया लेंगे, कुछ भाषण दे देंगे, कुछ पॉलिटिक्स कर देंगे, कुछ बोल देंगे तो ऐसे हो जाएगा ना। वो बर्तने बिना होता नहीं है। आपका वो बर्ताव नहीं है, आपका जीवन मूल्य नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप बोलते रहिए, बतियाते रहिए। मैं स्वयं बता रहा हूं, मैं इस समस्या से जूझ रहा हूं कि मेरे लिखने में, बोलने में कितना झूठ है और कितना सच है। सच का वो कि जो मैं कह रहा हूं उसको जी भी रहा हूं कि नहीं, और अगर मैं नहीं जी रहा हूं तो मैं समाज को नुकसान पहुंचा रहा हूं क्योंकि मैं पाखंड कर रहा हूं। बुद्ध ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन जीवन मूल्यों को जी नहीं रहे हो उसको बोलो मत, क्योंकि इससे पाखंड क्रिएट होता है और पाखंड समाज को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस मामले में कोई ये संगठन में मैं आया हूं और इस संगठन की तारीफ कर रहा हूं, मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। बहुत सारे संगठनों में जाता हूं फिर दोबारा कभी नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं कोई तारीफ करने के लिए नहीं, लेकिन ये क्या कोशिश होती है कि कुछ अगर लगे तो उसको किया जाए, ये बहुत सकारात्मक है। तो यहाँ हम लोकतंत्र पर बात कर रहे थे बुद्ध की। अब थोड़ा बाबा साहब से ही प्राणवायु, रूस और चीन में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, बहुत अच्छा भी हुआ था, दोनों फेल कर गई।
दुनिया भर के लोगों का ये सार संकलन है और सभी लोग सहमत हैं कि लोकतंत्र नहीं लागू हो पाया। और बाबा साहब ने बहुत कुछ रूस और चीन की क्रांतियों से लिया है, लेकिन बोले कि मैं उसको पसंद नहीं करता हूं सिर्फ एक कारण से, वो मेरा मॉडल नहीं है, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है और ये चलेगा नहीं और चला भी नहीं। फिर लोकतंत्र के बारे में बाबा साहब एक और बात कहते हैं और एकदम सही बोले थे कि भारत में जो लोकतंत्र का बीज है वो अलोकतांत्रिक जमीन में बोया जा रहा है। मतलब जिस खेत में बोया जा रहा है उसमें इस बीज के उगने के लिए ज्यादा मिट्टी, पानी, खाद पानी है नहीं। ये जो जमीन है ये अलोकतांत्रिक है और इसमें इसके उगने की संभावना बहुत कम है। हम बो रहे हैं लेकिन ये उगेगा कि नहीं उगेगा, कि समय से पहले मुरझा जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। तो सबसे, और उन्होंने कहा था अगर हम अपनी आजादी खोएंगे, अपनी उपलब्धियां खोएंगे, तो ये जो लोकतंत्र है, जो राजनीतिक मतलब जिसको हम समझते हैं वोट दिया, चुनाव किया, प्रतिनिधि चुना, अगर ये समाज में नहीं गया या अर्थव्यवस्था में नहीं गया तो हमारे पतन को दोबारा पराजय का मतलब अंग्रेजों से पराजय नहीं था। जो लोकतांत्रिक समाज उल्टा तानाशाही समाज, मनुवादी समाज और ब्राह्मणवादी समाज, जो भी उसको सामंती समाज में बदल जाएगा और वो बदलाव हम देख रहे हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र को न महत्व दे पाए पार्टियों में, न संगठनों में, और धीरे धीरे जो हमारे संगठन बिखरे हैं, जो हमारे पार्टियां इतनी कमजोर, एक छोटी बात कर रहा हूं, उसको पार्टियों से मत लीजिएगा क्योंकि नाम लेना जरूरी है। जैसे कोई भी यूपी में और बिहार में मान लीजिए कोई भी कंपटीशन देता है तो आईएएस हो सकता है ना, मतलब जो टॉप करेगा उसको टॉप का जगह मिलेगी। जैसे सबसे ज्यादा परिश्रम करेगा, नंबर लाएगा तो उसको टॉप की जगह मिलेगी ना। तो राजनीति में भी तो जो आता है वो भी तो प्रतियोगिता एक काम है, और अगर वो योग्य है तो उसको टॉप की जगह मिलनी चाहिए ना। अब हमारे यूपी में, अब एक निगेटिव बात कहने जा रहा हूं, सफाई अभी नहीं पेश कर रहा, भाजपा के अलावा यूपी बिहार में कोई पार्टी ही नहीं है जिसमें कोई ये सोचे कि हम राजनीति में सारे जनता को अपने साथ जोड़ लें, संघर्ष कर लें, सब कुछ कर लें, तब हमको टॉप पोजीशन मिल जाएगी। टॉप पोजीशन मिलेगी नहीं, सपा में नहीं मिल सकती, राजद में नहीं मिल सकती, बसपा में भी नहीं मिल सकती। वो कितना ही योग्य हो, उस बहुत ही सक्षम हो, लेकिन ये घोषित है कि सबसे योग्य तेजस्वी है, सबसे योग्य अखिलेश जी हैं, और मैं सबका कह रहा हूं कि सबसे योग्यतम बहन मायावती जी हैं। अब इससे नुकसान देखिए, जिस जगह 22-23 करोड़ आबादी, 15 करोड़ आबादी, करीब 40 करोड़ आबादी, जिसमें 20-30 करोड़ युवा, इतने क्षमतावान प्रतिभावान युवा, वो सपने ही नहीं देख सकते हैं कि मैं भी इस पार्टी का नेता हो सकता हूं। वो स्वप्न ही नहीं देख सकते हैं कि मैं इसका मुख्यमंत्री हो सकता हूं। वो ये सोच ही नहीं सकते हैं कि जी हजूरी और चाटुकारी और सर झुकाए बिना हमको, गरिमा की यहां बात है ना, तो पढ़ रहे थे, इसके बिना हम इस पार्टी में रह सकते हैं। कैसे हमारे युवा आएंगे राजनीति में, कैसे वो अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। सर ट्रेड यूनियन में रहते हैं रामेश्वर दयाल सर, संगठनों की बात हो रही है, ट्रेड यूनियनों पर लोगों ने ऐसा कुंडली मार लिया है, ऐसा कुंडली मार लिया है लोगों ने कि किसी नए क्षमता प्रतिभा के लिए वहां आने की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब फिर वही पुराने पे आता हूं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रहे हैं केवल, माने शुद्ध ऑक्सीजन हमको नहीं मिल रहा है। जो नई पौध, नई जनरेशन, नई चीजें आनी चाहिए वो हमको नहीं मिल रही है। तो ये जो संगठनों की बिखराव और मौत हुई है ना, इसकी जो सबसे बुनियादी चीज है कि वो संगठनों का जो ऑक्सीजन होता है वो लोकतंत्र। जैसे फिर बुद्ध पे आता हूं, रामेश्वर दयाल जी बुद्ध से महान है क्योंकि संगठन के नेता हैं। बुद्ध को एक सूद कोई विशेषाधिकार बौद्ध संघ के अंदर प्राप्त नहीं था।
कोई नहीं इसका साक्ष्य दे सकता है कि बुद्ध को कोई विशेषाधिकार प्राप्त है। सुई उनके लिए तो उनके लिए भी बस सुई, उनके लिए भी वो बर्तन तो उनके लिए बस वो बर्तन, उनके लिए वो चीवर तो उनके लिए बस वो चीवर। हाँ, बुजुर्ग हो गए, जो कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, तो उनकी मदद के लिए आनंद एक सहयोगी बन गए। किसी भी बुजुर्ग को मदद की जरूरत होती है। बुद्ध से हम लोग बड़े हैं। हम किसी संगठन में आते हैं, हम सोचते हैं अरे मैं अध्यक्ष हूं, अरे मैं तो इतना नेता हूं। बुद्ध से हम बुद्धिमान हैं। मैं तो सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं, मैंने तो इतना काम किया है, मेरा तो इतना अनुभव है। तो किसी न किसी तरह से हमारा विशेषाधिकार होना चाहिए, किसी न किसी तरह हमारा विशेषाधिकार होना चाहिए। बुद्ध को विशेषाधिकार नहीं मिला है कोई, लेकिन हम विशेषाधिकार लेंगे। यहां तक बुद्ध ये नहीं मानना है कि हम सबसे ज्ञानी हैं तो हमको सबसे ज्यादा विशेषाधिकार मिलना चाहिए। और प्रशंसा के बारे में देखिए, बुद्ध के, मैं इसी डेमोक्रेसी पे बात कर रहा हूं और संगठन पे ही बात कर रहा हूं। हम प्रशंसा सुनना चाहते हैं। संगठन के सब नेता, सब अगुआ लोग अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। बुद्धिजीवी लोगों का भी यही हाल है, सबका यही हाल है, नेताओं का भी यही हाल है। बुद्ध से दूसरे भंते भिक्खु लोग आके कहते थे कि आपके बारे में वो ये अच्छी बात कह रहे थे, आपके बारे में वो अच्छी अच्छी बात कर रहे थे। बोले क्या कोई बुरी बात मेरे बारे में नहीं कहता है क्या? अच्छी बात बता रहे हो, उससे मेरा क्या भला होने वाला है? अरे वो बताओ जो उन्होंने मेरे बारे में, संघ के बारे में आलोचना किया है, बुरी बात किया है। फिर वो कहते थे कि बहुत आप बनते आप इतने महान। बोले ये क्यों कर रहे हो, क्यों जहर दे रहे हो मुझे? ये बताओ कि मेरे में कमी क्या है, उसको ना दूर करना है। कहां कोई सुनना चाहता है, सुनना ही नहीं चाहता कोई। और एक बात मैं पक्के तौर पे कह रहा हूं, और इस बात से, इस संगठन के इस बात से मैं सहमत हूं। ठीक है, जब चुनाव आएगा, वोट पड़ेगा, तो हम दोष दे लेंगे नेताओं के। लेकिन मानव जात का इतिहास ऐसे ही बताता है कि नेताओं और जनता का एकदम एक दूसरे से द्वंद्वात्मक, एक कठिन शब्द मुझे लग रहा है कि ऐसा रिश्ता होता है कि जनता नेता बनाती है और नेता जनता बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि नेता खराब है और जनता बड़ी अच्छी है। जनता अलग होगी तो नेता भी अलग हो जाएंगे। जैसे छोटा उदाहरण बगल के नेपाल का दे रहा हूं कि वहां कांग्रेस पार्टी थी तो कहती थी कि राजशाही तो रहना ही चाहिए किसी न किसी रूप में। जब जनता बदल गई कि राजशाही नहीं रहनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी राय पूरी बदल ली। अभी आप देखिए इधर कांग्रेस पार्टी कुछ काम कर रही है तो वो तो द्विजों सवर्णों के नीचे उतरती ही नहीं थी। बहुसंख्यक जनता बदल गई है, वो जनता उधर चली गई है। जिस जनता के पास वो आना चाहते हैं उसका एजेंडा कुछ और है। तो बाबा साहब की मूर्ति के लिए इंदौर में प्रदर्शन, तो ये तो बहुसाय, तो आरक्षण, तो ये, तो जनता बदल गई है। अब जगजीवन राम टाइप से केवल काम नहीं चलेगा, तो अंबेडकर से काम लेना पड़ेगा। तो जनता बदल गई तो पार्टी बदल गई, नेता बदल गया। तो अगर हम इस जिम्मेदारी से, एक चीज और होती है जो लोकतंत्र और संगठनों की होती है, थोड़ी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि वो जिम्मेदार है, भाई जी जिम्मेदार हैं, मोदी जिम्मेदार हैं, फलाने जिम्मेदार है, तो उससे क्या होता है कि हमको राहत मिलती है। हम तो नहीं जिम्मेदार है ना, तो काफी राहत मिलती है। लेकिन अगर हमको लगने लगे कि जो भी बुरा हो रहा है उसमें हमारी भी जिम्मेदारी है, तो कितना मुश्किल है। एक छोटी बात कह के थोड़े एक और बातों पर, हम ज्यादा समय में बातचीत हम लोग करेंगे। जैसे बात कहना बहुत आसान है कि लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता। अब मैं अपना निजी बात कर रहा हूं, मुझे छिपाने कोई बात नहीं है। पहले मेरी बेटी बोली, युवा हो गई है 22 साल की, अब 23-24 की हो गई, बोली कि हम जो मेरा मन करेगा वैसा ब्याह करेंगे। तो मेरी पत्नी, मान लीजिए माँ थोड़ा ज्यादा चिंतित, बोली कि अच्छा ठीक है, जिससे मन करो उससे कर लो, लेकिन कर लो।
फिर कुछ और आगे बढ़ी, फिर कुछ और आगे बढ़ी। अब कह रही है कि और भैया तो ब्याह किया नहीं, मतलब मेरे भाई का लड़का है, वो तो देश दुनिया घूम रहा है, हम भी ब्याह नहीं करेंगे, पूरा दुनिया घूमेंगे, पहाड़ जाएंगे। अब मैं, संविधान तो कह रहा है, हमें अपनी बात नहीं कर रहा, संविधान कह रहा है को चाहे करे चाहे ना करे। जब हमारे भाई का लड़का नहीं किया तो वो भी नहीं करे तो क्या, कैसे हम कहें कि करो? बहुत लड़के नहीं कर रहे हैं, अब वो कह रहे हम नहीं करेंगे। हमारी पत्नी कह रही है कि तुम उसे कहो करे, तो हम कहे भाई हम तो ये बात तो नहीं कर पाएंगे, हम तो ये तो तुम कहो तो करे, वो हम कैसे कहें जबरदस्ती कि तुम करो? नहीं, हम बात निजी नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी बात मान, संविधान में जैसे एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, बुरा न मानिए, गाजियाबाद के बहुत बड़े अध्येता विद्वान, कुछ वाल्मीकि लोगों की बात आई तो बोले अरे भाई साहब क्या बात करते हैं, अरे वैसे सब हैं, गू उठाते हैं, वो सब अपना काम वैसे ही करते थे, ऐसे ही रहेंगे। देखिए, हमारे बहुत इंटेलेक्चुअल मित्र हैं, बहुत समझदार है, समाज का सब काम करते हैं, और उनके यहाँ आज भी जब आज करोज पड़ता है और कोई भंगी आता तो बाहर ही खाना दिया जाता है। दलित मित्र हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। तो ये कहना कि बराबर है, जैसे भाषण ओषण में, गोष्ठी वोष्ठी में ये कह लेना कि बाबनों के बराबर, ठाकुरों के बराबर, लेकिन हम तो वाल्मीकि को बराबर मानने को तैयार है, पूरा का पूरा मानने को तैयार ही नहीं है। तो संविधान ने, बाबा साहब ने ये बाबा, एक बात और भी है छोटी सी, कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि बाबा साहब ऐसे ही थे जैसे हम लोग हैं, क्योंकि आदमी अपने हिसाब से सोचता है, बोलना है, लिख उख देना है, करना नहीं है, मतलब करने से नहीं मतलब है ज्यादा, उसको व्यवहार में नहीं उतारना है, बोलना है, मंच उंच पर लिख उख देना है, कुछ कर वो कर देना, उसको व्यवहार। बाबा साहब वो नहीं है, फुले साहब वो नहीं है, पेरियार साहब वो नहीं है, सावित्रीबाई फुले वो नहीं है। जैसे सावित्रीबाई फुले देखिए, मालूम है कि प्लेग है, तो ये तो सब लोग बोल दिए, संविधान में लिखा हुआ कि दूसरे के दर्द में काम आना चाहिए, दूसरे के दुख में काम आना चाहिए, ये तो बात हो गई, खूब अच्छी सी लगती है, और पढ़ ले कि कोई दूसरे के दुख में काम आया तो हम रोने भी लगते हैं कि कितना अच्छा इंसान है, सिनेमा में देखते हैं दूसरे के दर्द में काम आ गया। अब प्लेग है, कोई लाश ही नहीं उठा रहा है, कोई बीमार को उठा ही नहीं रहा है, खास करके दलितों को तो बिल्कुल ही नहीं उठा रहा है। अब सावित्रीबाई फुले अपने कंधे पर दलित को लाद के ले जाती हैं, और कई को ले जाती हैं, फिर प्लेग लग जाता है, मर जाती हैं। मतलब एक छोटी सी बात है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान के जो मूल्य है ना, बस सबसे छोटा मूल्य, बहुत छोटा मूल्य, कि थोड़ा इंसान होना चाहिए, मैंने ये लिखा हुआ। तो एक सामान्य आप मानवीय व्यवहार करना चाहे कि दूसरे के दुख से जुड़ना चाहे, तो हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ, तैयार है इस बात के लिए? कितना तैयार है? जैसे मैं अपना निजी बताऊं कि आज 50 साल की उम्र हो गई, 10 साल के इतिहास को या 7 साल को छोड़ दूं तो मैं अपनी पत्नी की गरिमा को हमेशा रौंदता रहा हूं। मतलब उसका मैं इतिहास लिखूं तो आदमी उससे घृणा से भर जाएगा मेरे प्रति। मैंने समझा ही नहीं कि इसका सम्मान क्या है। आप समझ रहे हैं कि उसकी गरिमा की रक्षा, फिर आपको कितनी परेशानियां होंगी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बेटी और अपने पत्नी की गरिमा की रक्षा करने के लिए, कि हमारे बराबर की उसकी गरिमा है, बराबर की, ये दया कृपा नहीं, जो गरिमा इसमें लिखा हुआ है। आप ये सोचिए, ही हम लोग बैठे हैं, मैं वास्तव में बात कर रहा हूं, हमारी, आप लोग जानते ही होंगी सारी, हम लोगों की दलित तो इसलिए है कि दलित है, तो मैं कह रहा हूं, आंध्र प्रदेश में हमारी एक 15 साल की बेटी, दलित समाज मड़िगा समुदाय की बेटी अस्पताल में है, 8 महीने का उसके पेट में गर्भ है, एनीमिक है, डिप्रेशन में है। 2 सालों तक ताकतवर जातियों के लोगों ने, 14 लोगों ने 2 साल तक कंटिन्यू उसके साथ बलात्कार किया। पिता उसके मर गए, मां मजदूरी करती है,
आप समझ रहे हैं, एक 13 साल की लड़की के साथ 2 सालों तक 14 लोग लगातार बलात्कार कर रहे हैं। क्यों? पहली बात वो दलित है, केवल दलित नहीं है, दूसरी बात वो स्त्री है, तीसरी बात वो गरीब है, चौथी बात वो मजदूरी करती है, सफाई करती है, निरक्षर है, पति भी नहीं है। कौन उसकी गरिमा की रक्षा करेगा? एक बात मैं यहां थोड़ा दुख में कह दे रहा हूं, पता नहीं इस विषय से उसका संबंध नहीं है, फिर भी कहना। देखिए, हम लोग जो भी लड़ाई वड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग को मिडिल क्लास से ज्यादा लोगों से कुछ लेना देना नहीं। हमारा सारा लेना देना केवल मिडिल मध्य वर्ग के कुछ 5-10% लोगों से है। हमने अपने सामान्य लोगों से सारा नाता तोड़ लिया है। हम सिर्फ उनकी बात तब करते हैं जब अपने लिए कोई ताकत ग्रहण करनी होती है। उसकी गरिमा की रक्षा कौन करेगा? कौन उसकी गरिमा के लिए खड़ा? और एक की बात है, कोई एक की बात है क्या? है किसी एक दिन की बात है क्या? ये हमारे 2 भाइयों को आप लोग उड़ीसा में जानते हो, क्या गरिमा है, हम क्या कर पाए? अभी तक हमारा कोई पत्रकार तक नहीं पहुंचा है। कुत्ता बना के कि वो गौ मांस और मांस रखे हुए थे, दोनों को कुत्ता बनाया गया, पट्टा पहनाया गया इस उड़ीसा में। अभी 3 दिन पहले की बात है ना, पट्टा पहनाया गया, फिर सड़क पर कुत्ते की तरह घुमाया गया, फिर उसके बाद उनको गाय की तरह, कुत्ते की तरह घास खाने के लिए विवश। अब पूरे का हिम्मत देखिए कि वीडियो बनाया गया और प्रचारित किया गया। उनकी गरिमा की कौन रक्षा करेगा? हम गरिमा का अर्थ ये लगा लिए हैं कि रामेश्वर दयाल सर हैं तो हमने इनको सर कहा कि नहीं कहा, कहीं रामेश्वर दयाल तो नहीं कह दिया। ये नहीं है यहाँ ये मामला, यहाँ ये तो दूसरा मामला है। कहां हम अपने लोगों की गरिमा की रक्षा कर पा रहे हैं? और हम ये कहें, ये बहुत आसान है कि हम कह लें कि इसके लिए मोदी जी, इसके लिए फलाने जी, इसके लिए योगी जी, इसके लिए फलाने जी दोषी है। समता, जो हम न्याय की बात करते हैं, कोई भी जातिवादी आदमी जो जाट होने पर, यादव होने पर, कुर्मी होने पर, कुशवाहा होने पर रत्ती भर भी अपने अंदर ये सोचता हो, गर्व करता हो, जातिवादी गर्व करता हो, ब्राह्मण ठाकुरों लगाओं की तो बात सोचिए, वो न्याय की बात सोच ही नहीं सकता है। और पूरा का पूरा आंदोलन, हिंदी पट्टी का राजनीतिक आंदोलन, कंप्लीट बहुजन दलित आंदोलन तो कहीं रह ही नहीं गया है पार्टी के तौर पर। पूरी जातिवादी, माझी की पार्टी, पासवान की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, राजभर की पार्टी, और बुरा ना माने तो बसपा भी जाटों और इनकी ही पार्टी बन गई, जातियों की पार्टी। और जाति तो सबसे बढ़िया समानता के मार्ग में अवरोध है। जाति तो बाबा साहब ने कहा हिंदुत्व का प्राण है। जब तक जाति रहेगी हिंदुत्व रहेगा, हिंदुत्व रहेगा जाति रहेगी। इस मामले में मैं अपनी बात खत्म करते हुए इतना कहना चाहता हूं, ज्यादा थोड़ा हम लोग विचार विमर्श करेंगे, शायद मैं विशेष साथ उतना न्याय भी नहीं कर पाया, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी चीजों का जो पहले जहां से शुरू किया था कि बाबा साहब हर किसी भी संस्था का, किसी भी देश का, किसी भी समूह का जो प्राण मानते हैं, ऑक्सीजन मानते हैं जिससे वो जिंदा रहता है, हाथ पैर सब है, ऑक्सीजन बंद हो जाता है हम मर जाते हैं, जो कि दिखती नहीं है, जो साफ साफ दिखती भी नहीं है, क्योंकि वो एक प्रक्रिया है। आंख नाक कान सब होता है, ऑक्सीजन बंद होते ही खत्म हो जाता है शरीर। किसी का 5 मिनट, किसी का 4 मिनट, किसी का 10 मिनट, किसी का 15 मिनट, फिर बाहर से कुछ ऑक्सीजन देके जिलाने की कोशिश की जाती है तो नहीं जीता है। तो लोकतंत्र ही समाजों, मानव जाति का, राष्ट्रों का, संगठनों का, व्यक्तियों का, समूहों का प्राण तत्व है, और यही सिरे से गायब है। और जो राजनीतिक लोकतंत्र था वो भी खत्म हो रहा है,
और बाबा साहब ने जो कहा था कि एक अलोकतांत्रिक जमीन में हम लोकतंत्र की बीज बो रहे हैं, वो जमीन और भी कई मामलों में अलोकतांत्रिक हो गई है। अगर इस लोकतंत्र के प्राणवायु को हम अपने संगठनों में, अपने समूहों में बचा लें तो ये हमारी बहुत बड़ी पहलकदमी होगी। और इस मामले में लोकतांत्रिक महासभा के कार्यक्रम में जितने मैं गया, इसके लिए वो दृढ़ रहते हैं, मैं उनके प्रति साधुवाद। 2 मिनट छोटी छोटी कुछ निवेदनों के लिए 1-2 मिनट लेना चाहता हूँ। एक तो मैं आप सभी यहाँ बैठे लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है, और शायद आप लोगों के लिए भी बहुत शर्मनाक बात हो, और पूरे गाजियाबाद के दलित बहुजन आंदोलन के लिए शायद सबसे बहुत शर्मनाक बात हो कि फूले साहब की कोई प्रतिमा गाजियाबाद में मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरी बात ये भी बता दूं, 1 साल, 1.5 साल के, 2 साल के अंदर मालियों को आगे करके भाजपा ये प्रतिमाएं लगाएगी, फिर हम कहेंगे कि माली भाजपा है। और एक बात और तीखी लगे आपको, जितनी भी तीखी लगे, कोई वजह होगी, सिर्फ बाबा साहब के प्रति प्यार के चलते उनकी प्रतिमाएं हैं और फूले की नहीं है, इस पर आप लोग विचार कीजिए। और एक छोटा निवेदन है कि अगर संभव हो तो फूले साहब की एक प्रतिमा लगाने के लिए अपनी थोड़ी ताकत, क्षमता लगाइए। अगर मेरी भी कोई भूमिका हो तो मैं भी उसमें भूमिका अदा करूंगा। आप लोग बहुत सक्षम लोग हैं, बहुत सक्षम लोग यहाँ पे एक फूले साहब की प्रतिमा लगा दिए। फूले साहब कुछ फूले साहब ने ही बीज वो बोया है, खेत बनाया है, जिससे साहू जी पैदा हुए हैं, जिससे अम्बेडकर पैदा हुए हैं, जिससे पूरा आंदोलन पैदा हुआ है। वो पितामह है, वो पितामह है। कभी समय होगा तब वो पितामह है, उसके बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं। अकारण नहीं है कि बाबा साहब ये कह रहे हैं कि अब एकमात्र जीवनी अगर किसी को लिखना चाहते तो फूले साहब है, जिनको जीवनी लिखना चाहते हैं। तो एक छोटा सा एक ये काम करिए, बहुत ही हमारे लिए, मतलब उस दिन में जब उनकी जयंती थी और ढूंढता रहा, पता लगाता रहा, और बड़ा हमारे लिए खराब स्थिति है कि वो हो तो माँ सावित्री बाई, उनका दोनों का हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम फूले साहब एक साथ दोनों का हो जाए, एक ये बात। और एक छोटा सा मेरा स्वार्थ है, ये जो मैं पिछले 5-7 सालों से, 10 सालों से अपने बहुजन नायकों को पढ़ता रहा, तो उसमें 2,000, 1,500 शब्दों में मैंने अपने बहुजन नायकों को छोटा छोटा, ताकि पढ़ने में ज्यादा देर ना हो, 14 नायक इसमें हैं और 3 नायिकाएं हैं। नायक मेरे मुंह से भी पहले ही निकल गया, सावित्रीबाई फूले हैं, माँ रमाबाई हैं, मुक्ता सालवे हैं। तो किसी की अगर ये जरूरत होगी तो ये किताब 10-20 मेरे पास उपलब्ध है, जो चाहे वो ले सकता। लेने का ये नहीं है, मेरा कोई मदद करने के लिए मत लीजिएगा, इनकी किताब ले लें, मेरे ऐसी कोई मेरी जरूरत नहीं। लेकिन ये है कि बहुत सारी जगहों पर बात आती है कि चांकली साहब के बारे में जानना है, नारायण गुरु के बारे में जानना है, अयथी साहब के बारे में कुछ हमको जानना है, थोड़ा अच्युतानंद जी के बारे में प्रमाणिक तरीके से जानना, तो छोटा छोटा मैंने जो स्टडी करके लगाया था। अगर किसी की रुचि होगी तो ले। शुक्रिया, मुझे अवसर दिया और इतना सम्मान दिए, धन्यवाद। इस सम्मान